दोस्तों ज्योग्राफी मेजर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। अफवाह प्रणाली का मतलब क्या होता है कि एक जो नदी है, कोई भी मान लीजिए नदी है, उसके साथ जो सहायक नदियां हैं, वो उसको एक दिशा में ले जाने का काम करता है। और ये जो जाल है, इसी को पूरे जाल को अफवाह प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा जाल है, इसी को अफवाह प्रणाली कहा जाता है। हम लोग का जो क्वेश्चन है वह उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारत में जो अफवाह प्रणाली है वो तीन मुख्य नदी क्रमों के अंतर्गत आता है। पहला है हमारा सिंधु नदी क्रम, दूसरा हमारा गंगा नदी क्रम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी क्रम। तो तीनों को हम लोग आज समझने वाले हैं। इस तीनों मुख्य नदियों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और जो भी आपके सहायक नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, सतलज हो, ब्यास हो, रावी हो, ये सब क्या है, तो इनकी सहायक नदियां हैं। तो सभी इसी नदी क्रम के अंतर्गत आती है और सभी को हम लोग जानने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी सिलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम चैनल पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी सेमेस्टर में सभी विषयों का बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करते और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय अपवाद तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां अपवाद तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उत्तरी भारत की अपवाह प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रमुख नदियां सम्मिलित हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। और उत्तरी भारत अपवाह प्रणाली के अंतर्गत तीन प्रमुख नदी आता है। पहला है सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। और तीनों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि सिंधु तथा इनके सहायक नदियां अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। सिंधु के साथ साथ जो भी इनकी सहायक नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। मतलब अंतिम जो इसका मुहाना बनता है वो अरब सागर में बनता है। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इनकी जो सहायक नदियां या फिर जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, इनका जो जल वो अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। दोनों चीज आपको समझ में आ गया कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मुहाना बनाती है और जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। ये सभी जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है, जिससे हिमालय के वर्तमान स्वरूप में आने पर ये नदियां 1500 से 3900 मीटर गहरी घाटियों या फिर गार्ज बनाकर बहने लग गई है। इसका क्या मतलब है कि पहले जो हिमालय था वो ऐसा था, मान लीजिए इस तरह से हिमालय था, लेकिन जो नदियां हैं वो इस तरह से बह रही थी, नदियां इस तरह से बह रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो हिमालय का वर्तमान स्थिति वो ऐसा हो गया है। वर्तमान स्थिति मतलब अब जो हिमालय का हाइट है वो बढ़ गया है। तो नदियां ऐसा थोड़े कि इसके ऊपर चढ़ चढ़ के बहेगी, सो ऐसा तो नहीं है। तो नदियां जो वो घाटी या फिर गार्ज बनाते हुए इस पर निकलती है। ठीक है, मतलब हिमालय को चीरते हुए निकलती है। और वही बात इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, वही बात इसमें कहा जा रहा है कि जिससे हिमालय के वर्तमान स्वरूप में आने पर ये नदियां 1500 से 3900 मीटर गहरी घाटियां या फिर गार्ज बनाकर बहने लग गई। इसी कारण हिमालय में निकलने वाली, यहाँ पर से होगा, ठीक है, इसी कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बहती है। और इसी कारण जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है वो हिमालय के ढाल के अनुरूप नहीं बहती, क्योंकि वो गार या फिर घाटी बना करके अपना रास्ता तय करती है, बनाती है। वो नदी के पहाड़ के ढाल पर आधारित नहीं होता। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। चाहे वो सिंधु हो, सतलज हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये सारी नदियां कहां से, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट के पास से निकलती है। ठीक है, महान हिमालय पर्वत इन नदियों के उद्गम स्थल से लगभग 1500 मीटर अधिक ऊंचे हैं। और जो महान हिमालय पर्वत है वो इन नदियों के उद्गम स्थल से भी 1500 मीटर और अधिक ऊंचा है। उक्त नदियों को महान हिमालय श्रेणी को काटते हुए उत्तरी भारत के मैदान में प्रवेश करना पड़ता है। और ये जो नदियां हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं, इन नदियों को महान हिमालय श्रेणी को काटते हुए उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि हिमालय जो बहुत ऊंचा है और ये नीचे से निकलती है। 1500 मीटर और ऊंचा है जहां से ये नदियां निकलती है। हिमालय पर्वत का ऊंचाई जो है वो जहां से ये नदियां निकलती है उससे ही ज्यादा 1500 मीटर ऊंचा है। तो उनको काटते हुए इन नदियों को उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि उत्तरी भारत के प्रमुख नदी क्रम, उत्तरी भारत में बहने वाली सभी नदियां निम्न तीन नदी क्रमों के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उत्तर भारत की प्रमुख नदी क्रम, तो उत्तरी भारत में बहने वाली जो नदियां हैं वो प्रमुख तीन नदी क्रमों के अंतर्गत सम्मिलित है और तीनों को हम लोग समझने वाले हैं। पहला जो नदी क्रम है वो है सिंधु नदी क्रम। सिंधु नदी क्रम, इसमें कहा जा रहा है कि इन नदी क्रम में, ये जो सिंधु नदी क्रम है इसमें सिंधु की 5 सहायक नदियां झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास तथा सतलज सम्मिलित हैं। पांचों इसकी सहायक नदियां हैं, ये इसमें शामिल है सिंधु नदी क्रम में। यह नदियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों से बहती हुई पाकिस्तान में सिंधु नदी में विलीन होती है, सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। सिंधु नदी हिमालय के मानसरोवर झील के निकट से
निकलकर जम्मू कश्मीर में 114 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और दक्षिण पश्चिम की ओर कराची के पूर्व अरब सागर में विलीन हो जाती है। और दक्षिण पश्चिम की ओर कराची के पूर्व में अरब सागर में विलीन हो जाती है। 114 किलोमीटर का यहाँ पर दूरी है, ठीक है, 114 मीटर का लंबाई है भारत में। बाकी जो हिस्सा है सिंधु नदी का वो पाकिस्तान में है। भारत में सिंधु नदी क्रम का अपवाह क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। 3,21,00,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत, मतलब जो सिंधु नदी का अपवाह केंद्र है, जैसे कि ये हमारा सिंधु नदी हो गया, तो इसके साथ जो सहायक नदियां हैं, इसका अगर पूरे अपवाह क्षेत्र को जोड़ा जाए तो ये 3,21,00,000 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। इतना बड़ा क्षेत्र में ये इसको माना जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां, पहला है झेलम। सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां वो है झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इस तरह से 5 इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के ऊपरी हिस्से में स्थित पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग नामक स्थल से है। मीरपुर में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जो मीरपुर जगह है वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसका झेलम नदी के बारे में आपने समझ लिया। दूसरा जो इसका सहायक नदी है वो है रावी नदी। रावी नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश में विस्तृत पीर पंजाल श्रेणियों के दक्षिण ढालों पर स्थित कुल्लू पहाड़ियों से है। रावी नदी कहां से निकलती है? तो कुल्लू पहाड़ी से निकलता है, कुल्लू पहाड़ी से निकलती है, अतारी के समीप पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अतारी के समीप ही पाकिस्तान में जाकर के प्रवेश करती है। भारत में इस नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। उसके बाद वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तीसरा जो इसका सहायक नदी है सिंधु का वो है चिनाब नदी। उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में स्थित वाड़ा लाचाला दर्रे से हुआ है। चंद्रा तथा भागा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये जो चिनाब नदी इसकी सहायक नदियां चंद्रा और भागा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर नगर के दक्षिण में यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के अखनूर जो क्षेत्र है वहां से ये नदी दक्षिण में पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है। भारत में इस नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर और भारत में 1800 किलोमीटर तक चलती है, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। चौथा जो इसकी सहायक नदी है वो ब्यास नदी। उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। ये हरिकेन नामक स्थान पर यह नदी सतलज नदी से मिल जाती है। भारत में कुल लंबाई 460 किलोमीटर और जो हरिके स्थान है, हरिके क्या है? तो एक जगह है जहां से ये जो नदी है ब्यास नदी वो सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर सतलज नदी जाकर के सिंधु नदी से मिलती है। भारत में इसकी जो लंबाई है ब्यास नदी की वो 460 किलोमीटर है। इसको आपको याद रखना है। पांचों जो इसकी सहायक नदी वो है सतलज नदी। उद्गम कहां से? तो तिब्बत क्षेत्र में विस्तृत जास्कर श्रेणी पर स्थित धर्मा दर्रे से, यहां से सतलज नदी की उद्गम है। भारत में सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। हरिकेन नामक स्थान पर ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। हरिकेन नामक स्थान पर क्या है? तो ब्यास नदी के साथ मिलती है, ब्यास नदी इसके साथ मिल जाती है। भारत में इस नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है और भारत में इस नदी की कुल लंबाई कितनी? तो 1050 किलोमीटर। तो ये हमने सिंधु नदी क्रम के बारे में समझ लिया। और दूसरा जो हमारा नदी क्रम है वो है गंगा नदी क्रम। तो गंगा नदी क्रम के बारे में समझ लेंगे। दूसरा जो है वो है गंगा नदी क्रम। इसमें कहा जा रहा है कि गंगा नदी क्रम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्रम है। गंगा नदी क्रम भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्रम है जो भारत के लगभग 25% भाग पर विस्तृत है, जो भारत के लगभग 25% भाग पर विस्तृत है, ठीक है। इस तरह से इतने लंबे दूरी पर ये 25% भारत का जो हिस्सा है उस पर ये विस्तृत है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा को। गंगा इस नदी क्रम में सर्वप्रथम नदी है। ये जो नदी क्रम है गंगा नदी क्रम, इसमें सर्वप्रथम गंगा जो एक नदी का काम करती है, जबकि यमुना, सौ, चंबल, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानदी इस नदी क्रम की अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? तो इसकी सहायक नदियां हैं और गंगा भी एक नदी है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है उसमें आप समझ लीजिए गंगा नदी। गंगा दो नदियों अलकनंदा तथा भागीरथी से मिलकर बनती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में क्या है? तो यमुना नदी के साथ ये मिल जाती है। दूसरा इसकी सहायक नदी है वो यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है और कुल लंबाई इसकी 1300 किलोमीटर है। तीसरा जो इसका सहायक नदी है वो है घाघरा नदी। उद्गम कहां से हुआ? तो मापवा चुंगो हिमनद से हुआ है। कुल लंबाई इसकी जो है वो 1080 किलोमीटर है। छपरा में गंगा से मिल जाती है, छपरा में गंगा से मिलन होता है। सोन नदी, चौथे जो इसकी सहायक नदी वो है सोन नदी। उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक कहां पर? तो मध्य प्रदेश में है। पूर्व की ओर 780 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। पटना में गंगा में विलीन हो जाती है, पटना में जाकर के ये गंगा में विलीन हो जाती है। पांचवा जो इसकी सहायक नदी है वो है दामोदर नदी। उद्गम छोटा नागपुर पठार से, लंबाई 541 किलोमीटर। कोलकाता से
48 किलोमीटर पहले हुगली नदी से मिल जाती है, हुगली नदी से जाकर करके मिल जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी क्रम को। तो हमने गंगा नदी क्रम को समझ लिया, सिंधु नदी क्रम को समझ लिया, आगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी क्रम को समझेंगे। इसी तरह से आपको आंसर भी लिखना है आपके एग्जाम में, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी क्रम उद्गम तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के पूर्वी ढालों पर 5150 मीटर की ऊंचाई से होता है। मानसरोवर झील के पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिम से पूर्व और 1290 किलोमीटर की लंबाई तिब्बत में बहती है। तिब्बत में किसकी कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो 1290 किलोमीटर इस पूरे ब्रह्मपुत्र नदी क्रम की लंबाई है। भारत में यह, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ नामचा बरवा होगा। ठीक है, यहाँ पर नामचा बरवा होगा। क्या कहा जाएगा? भारत में यह नामचा बरवा से प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश पहुंचती है। बांग्लादेश में गंगा की सहायक नदी पद्मा में विलीन हो जाती है। गंगा जो बांग्लादेश से वहां पर गंगा की सहायक नदी जो पद्मा है उसमें विलीन हो जाती है। आगे कहा जा रहा है कि भारत में कुल लंबाई 725 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी जो कुल लंबाई वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 725 किलोमीटर ही है। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी से इसकी दो सहायक नदी दिवांग तथा लोहित मिलती है। और असम में जाकर के, इस राज्य में जाकर के क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से इसकी दो और सहायक नदियां मिलती हैं, जिसको बोलते हैं दिवांग या फिर लोहित। तो ये कुछ हमने 3 नदी क्रम को समझा। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली केवल भौगोलिक तत्व नहीं, बल्कि सभ्यता, कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज का आधार है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदी प्रणालियां न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक पहचान बनाती हैं। इसके हिमनद आधारित प्रवाह, व्यापक कृषि भूमि और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इसे वैश्विक स्तर पर भी अद्वितीय बनाते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्वेश्चन था उत्तर भारत की अफवाह प्रणाली के बारे में, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। ठीक है, हाइप जरूर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। एक छोटा सा आपको काम दे रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी भलाई हो सके और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।